माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही के लिए 5 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 3 अंक काट लिए जाते हैं। एक छात्र 170 प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र में कुल 425 अंक प्राप्त करता है। यदि उसने सभी प्रश्नों को हल किया है तो सही उत्तर और गलत उत्तर की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी कि वो एक एग्ज़ाम दे रहा है, टोटल 170 नंबर का, सही आने पर 5 मिल रहा है और गलत पे -3 हो रहा है, 3 नंबर कट रहा है। अगर उसको कुल 425 अंक मिला और उसने सभी को हल किया है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सही भी हल करना ही पड़ता है तभी बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, जब देख रहे हैं कि दो पहले सही गलत दोनों मिला करके दिया हुआ है, यानी दो अलग अलग नंबर का मिला करके ऐसा दिया हो, तो एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक बार कि उसका 170 क्वेश्चन यानी हाईएस्ट कितना नंबर आ सकता है, तो मान लेते हैं कि सब क्वेश्चन वो सही बना दिया, तो 170 गुना 5, 17 पचे 85, यानी अगर हाईएस्ट मार्क्स उसका आएगा तो 850 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और एक बार मान लेते हैं कि सब गलत हो गया, तो 17 तिया 51 यानी -510, यानी अगर वो सब सही करता है तो 850 आएगा और अगर सब गलत करता है तो -510 आएगा। लेकिन ये दोनों के बीच में उसका मार्क्स आया है 425, तो बीच में लिख देते हैं। अब एलिगेशन के थ्रू दोनों को घटा देते हैं, तो ये इससे घटेगा तो मिलेगा 375, सॉरी 375 नहीं, 425, और ये इधर से घटेगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि घटने जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 539 इतना हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे एक बार में 8 7 8 5, और किसी कट रहा 17 पचे 85, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11:5। ये इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है। जब भी प्रश्न होला तो यानी एलिगेशन के थ्रू एक बार सब सही कर देंगे, एक बार सब गलत। यहाँ पर गलती एक हो सकता है, ये जो -510 है, ये बहुत को यहाँ पर माइनस का साइन देने भूल जाते हैं, लेकिन अगर माइनस का साइन नहीं देंगे तब तो इसका मतलब कि वो गलत करने पर भी उसको नंबर मिल रहा है। तो ऐसा तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जहाँ पर सब नेगेटिव कर रहा है फिर भी हमको नंबर मिल रहा है 510। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि -510 होगा, या फिर इसको एक्स करके बना सकते हैं, बट ज़्यादा आसानी से भी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि 20% दूध की मात्रा में 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण को कितने समय तक गर्म किया जाए ताकि इसमें दूध का प्रतिशत 80 हो जाए। यदि प्रति घंटा गर्म करने पर 1.5 लीटर भाप बन जाता है। तो पहले देखना पड़ेगा कि आखिर कितना पानी को घटाना है। पहले दूध जो है वो 100 लीटर दूध पानी का मिश्रण था, टोटल 100 था। इसमें जो दूध है 20% दूध की मात्रा वाले, यानी कि 100 में से 20% दूध है, यानी कि 20 लीटर। अब कहता है कि इसको गर्म करने पर दूध का प्रतिशत 80 हो जाए, यानी कि पानी को उड़ाना है। तो पानी को अगर उड़ाना है इसका, तो दूध का प्रतिशत हो जाएगा 80। तो दूध तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि दूध को नहीं उड़ा रहे हैं। और नीचे में क्या लिखाएगा टोटल, तो अब टोटल क्या हो जाएगा, तो पहले टोटल था 100 में से भाप कितना बनेगा नहीं मालूम है, तो x इंटू 100। हम लोग किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, कुल को नीचे, गुना 100 करते हैं। लेकिन मेरे पास पहले से यहाँ प्रतिशत दिया हुआ 80 और दूध के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, तो दूध 20 लिख दिए और टोटल था 100 में से कितना उड़ाएंगे तो -x कर दिए इंटू 100। अब ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 पंचे 20, अब आ गया 5 पचे 25, यानी कि 100
माइनस एक्स बराबर 25। तो एक्स बराबर कितना निकला? 75, यानी कि 75 आ गया, यानी 75 लीटर को उड़ाना है। और कहता है कि 1.5 लीटर प्रति घंटा के भाप बनता है, यानी 1 घंटा में 1.5 लीटर, तो 75 उड़ाने में कितना लगेगा? तो भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि 175 को 1.5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, यानी कि 50 घंटा में पूरा जितना पानी है वो उड़ जाएगा, और जिससे दूध का मात्रा 80% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 14 घंटा में तय करता है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी दोनों में दूरी सेम है, एक बार जा रहा था 48 का स्पीड से, उसको 14 घंटा लग रहा था, अब जाएगा 84 के स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? जब दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है, दूरी बराबर दूरी, तो हम लोग जानते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय बराबर चाल गुना समय। तो पहले उसका चाल था 48, तब उसको समय लग रहा था 14, और अब उसका चाल है 84, तो समय कितना लगेगा? एक्स, 14 से काटेंगे तो 14 पच्चीस 14 छक, और ये हो जाएगा 8 बार में, यानी अब उसको लगेगा 8 घंटा। अगला क्वेश्चन कि किसी निश्चित राशि में 20% प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 है, तो यही दर अवधि से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको आसान से बनाने के लिए, या फिर एक काम वही कर सकते हैं कि पहले साधारण ब्याज का फार्मूला से मूलधन निकालेंगे और उस मूलधन का फिर CI निकालेंगे, और नहीं तो एक फार्मूला होता है कि रेट बराबर 2 इंटू CI माइनस SI बटा SI इंटू 100। इससे भी हम लोग CI को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेट दिया हुआ है 20, CI निकालना है x मान लेते हैं, SI दिया हुआ 250 इंटू 100 और बट्टा में भी 250, 0 0 कट गया, ये 2 बार में और ये 5 बार में, ये इससे कट गया 10 बार में, 10 पचे 50, ये भी इससे कट गया 5 बार में, 5 पचे 25 बराबर x माइनस 250। अब ये 250 आगे जुट जाएगा तो यानी 200, यानी x का मान आ जाएगा 275। ये इसका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा CI। और या फिर जो बेसिक फार्मूला है कि PRT/100 से पहले P निकल जाएगा और उस P का फिर 2 साल का CI निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन, 6.5% प्रतिवर्ष के दर से X पर 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर इतना है, तो 2 वर्ष का SI CI का अंतर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, D बराबर PR²/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको पहले ही डिफरेंस दिया हुआ है 33.8, और P इंटू 6.5 इंटू 6.5 रेट दिया हुआ, और बटा में 100 इंटू 100 दिया हुआ। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 होगा, ये 100 कट गया, ये दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी अभी भी फिर 100 आ जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 7 8 13 6 78, हाँ 13 पचे 65, 13 दूनी 26, तो बचा कितना 4 3 7, 13 6 78, 0। फिर ये 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5, उसके बाद 5 पचे 25, 5 दूनी 10, फिर ये 13 से कट रहा, 13 पचे 65 और 13 चौक 52, और ये 5 किससे काटेंगे तो 5 काट देते नीचे 20 बार में। अब 20 चौक 80 और 2 शून्य 8000, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर 8000, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, 2 साल का बोलेगा SI CI तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% हो, विक्रय मूल्य का 20% हो तो बोला लागत का कितना होगा? मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यानी कि SP मान लेते हैं 100 है, तो जो वो लाभ बोल रहा है वो इसी का 20% है, तो 100 का 20% 20 ही होगा।
तो अब तो यानी हम सीपी निकाल सकते हैं कि सीपी कितना हो जाएगा। तो 20 रुपये तो लाभ तब होगा जब उसको खरीदे 80 में होंगे, यानी लागत होगा 80 का। तो बोल रहा है कि इसका लाभ बताइए इस पे, तो 20/80 गुना 100, यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए एक वाटर कुकर कुछ मूल्य पर खरीदता है, उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी से 10% लाभ पर सी को बेचता है, सी देता है 6,666 रुपये में खरीदा, तो बी का लागत क्या था, बी का लागत। अच्छा, तो ए पास जब था वो, तो उसका दाम था ए रुपया, वो बी को बेचा 20% लाभ पर, बी बेचा सी को 10% लाभ पर, और सी जो है उसके लिए 6,666 का भुगतान किया। 11×6 = 66, फिर 0 11×6 = 66। उसके बाद और कौन कटेगा, तो ये 6 बार में और ये 5 बार में, ये से कटेगा 6 कम 6 0 1, यानी कि ए को जो दाम पड़ा था वो पड़ा था 5050, ये हो जाएगा। बट यहाँ पर ए का दाम नहीं पूछा है, पूछा बी की लागत, तो बी तो 120% में उसको खरीदा था, तो इसका 120% निकाल देते हैं। 6 और 5 1010, तो ये हो जाएगा 0606, यानी 6,060 रुपया, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक को 180 में बेचा, वस्तु एक को 180 में बेचा, वस्तु दो को 240 में बेचा, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि होता है, तो दोनों वस्तु की लागत का योग क्या होगा। सीधा सी बात है, एक का दाम था एक्स, ए को बेचा था 20% लाभ पर, तो वो बिका 180 में। ए का दाम था वाई, इसको बेचा 20% हानि पर, तो ये बिका 240 में। दोनों निकाल के जोड़ देंगे, 6/5 और 6×18, 5×3 = 15, पहले का दाम था 150, ये 4 और 5, 4 से काटे तो ये 60, 6×5 = 300, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा लागत कितना था दोनों का, 450 हो जाएगा। इसके बाद है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है, यानी कि अगर पहले 20% लाभ यानी 120, और अगर 18% लॉस, इसका मतलब 82%, तो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट का अंतर आया, तो 20 और 18 38, और यही कारण से ये 38 के कारण पैसा में भी अंतर आया, जो कि आया 570 का। तो हम कह सकते हैं कि x का 38% है 570, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी कि उस वस्तु का रियल प्राइस हो जाएगा 1500। अब उसको बोल रहा है कि 12% हानि पर बेचने पर क्या होगा, तो अगर 12% हानि पर बेचते हैं तो देखते हैं 12% हानि पर बेचने पर क्या होगा। तो 1500 का 12% हानि का मतलब 88%, 15×8 = 120, 15×8 = 120, 120 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 132, यानी कि 1320 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 25% लाभ तथा इतना % हानि पर बेचने का अंतर, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, यानी एक्स का पहली बात तो 12%, 25% लाभ मतलब 125, और 37.5 का लॉस का मतलब अगर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 32.5, सॉरी 32 बोल रहा है, 62.5। तो यहाँ से यहाँ कितना का अंतर आया, तो देख रहे हैं 25 और 37 दोनों को जोड़ेंगे, 7×5 = 12, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 7×5 = 12, 7×5 = 12, हाथ में 1 6, यानी कि दोनों को जोड़ने पर इतना आया। तो हम कह सकते हैं इतना % है 1250। अच्छा, ये कहाँ से आया, तो बोला एक वस्तु को 25% लाभ यानी 125, और ए को 37.5% लॉस, इतना हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कितना का अंतर आया, तो ये दोनों को घटाए तो कितना आ गया, तो 15 में से 2 जाए, सॉरी वो घटाते समय गलती हो गया ना, यानी कि घटाएंगे तो 5 में से
पहचान लिए तो 5 लिखाएगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ हो गया 6। नहीं, इतना ही आएगा घटाने पर। ये 0 यहाँ आ जाएगा। ये 2 बार में कट जा रहा है, यानी वस्तु का दाम था 2000। अब 2000 को लाभ पर बेचना कितना, तो 125, यानी 112.5 पे बेचना। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 2, यानी कि 2250 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। अगर 31% का छूट देने पर यदि 15% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी ज़्यादातर पूछा जाता है तो हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि एक दुकानदार हमेशा एमआरपी पे एक दुकानदार हमेशा डिस्काउंट देता है और दुकानदार को सीपी पे प्रॉफिट होता है। ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 1200, छूट है 31, 100 में 31 को घटाएंगे तो कितना होगा 69, और सीपी निकालना है। सीपी को एक्स मान लेते हैं, प्रॉफिट 115 का है। सॉरी, यहाँ पर तो 100 नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली दोनों में 100 लिखाता है, तो 100 लिखने का दरकार नहीं है। देखो हम फार्मूला में इसलिए 100 नहीं लिखे हैं। इसके बाद काटेंगे इसको 23 का टेबल से। 23 तिया 69 और 23 25। 23 का टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ऐसे ज़्यादातर मैथ में क्या है, 23 से कटने वाला ही नंबर दिया जाता है, और ये इससे कटेगा 2 बार में, और अब तो ये नहीं कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 24 तिया 72, यानी 720 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 12 पारियों में 60 रन बनाता है 12वीं पारी में, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है, तो 11 पारी में उसका रन क्या था एवरेज। तो इसको सिंपल एक तरीका तो ऐसे बना सकते हैं। नहीं, इसको बनाने का आसान तरीका यही है कि पहले उसका कुछ भी एवरेज था, वो 12 पारी में 60 रन बनाया, जिससे एवरेज 2 बढ़ गया, यानी 12 पारी में पुरनका एवरेज से 2 2 रन बढ़ाना उसको, यानी 24 रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। पुराना एवरेज से 24 रन ज़्यादा बनाया, तो हम लोग 60 में अगर 24 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पुराना एवरेज कितना था। तो पुराना एवरेज था 36, यानी पुराना एवरेज 36 था। क्या किए, तो एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 60 रन बनाया, तो 12वीं पारी में 60 रन बनाया, तो इस तरह उसका औसत 2 2 बढ़ गया, यानी 12 पारी में उसका 2 2 रन बढ़ेगा, तो उसको यानी एवरेज से 2 2 रन ज़्यादा करके बनाना है। तो 12 में जिससे बांट पाए, तो 12 दूनी 24 रन उसको बांटना 12 पारी में, तो 12 दूनी 24, तो यानी जो पुराना एवरेज था वो क्या हो जाएगा, तो 24 को हम लोग 60 में घटा दिए तो कितना निकला 36। तो 11 पारी के बाद उसका औसत रन पूछा तो 36, और 12 पूछता तो 2 जोड़ देते, तो इसका आंसर हो जाता 38। लेकिन यहाँ पर तो 11वें पारी तक का पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन, एक परिवार की औसत मासिक व्यय प्रथम 2 महीने के लिए इतना और अगले 5 महीने के लिए इतना तथा 5 महीने के लिए इतना, तो यदि पूरे वर्ष में इतना रुपए बचाता है तो परिवार का औसत आय क्या होगा। शुरू में बोल रहा है कि परिवार का मासिक व्यय प्रथम 2 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी पहला 2 महीना वो खर्च किया 8160, यानी कितना हो गया 16,320, और अगले 5 महीने के लिए 8 पंचे 40, 5 सत्ते 35, 39, 12 पंचे 60 और 63, इतना हो गया। फिर तथा 5 महीने के लिए, फिर अगला 5 महीना के लिए 8 पंचे 40, 4 हाथ में 1 हाथ में 14 बचे 70 और 1 71, इतना, यानी कुल मिलाकर ये उसका इन्वेस्टमेंट है, खर्च है, उसके बावजूद बचत कर रहा है, तो बचत को भी जोड़ देते हैं। बचत कितना का है, तो 66300। अब ये सबको जोड़ेंगे तो उसका पूरा परिवार का सालाना इनकम निकल जाएगा, और 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा जोड़ने पे, तो जोड़ने पे मिलेगा 000, सब जगह पर 0 ही है, फिर 0 2 2 2 हो जाएगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 9 19, हाथ में 1, 6 6 12, 13 13 4 14, 13 3 16 17, और लास्ट में इधर आ गया कितना जोड़ के 21, यानी जोड़ करके इसको 12 से डिवाइड कर देता है
तो ये आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1 बार में 8 बार में 160, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18,160। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। एक समूह में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत वजन है 54। 52 और केजी वजन वाले 12 विद्यार्थी अगर समूह में शामिल हो जाएं तो समूह के सभी छात्रों का औसत 750 ग्राम करके घट जाता है। तो शुरुआत में कितने छात्र थे? कहने का मतलब पहले जो औसत था वो कितना था? तो पहले सबका औसत था 54, बाद में 52 को आया, 52 केजी का एवरेज आया, तो जिससे सबका घट गया। इसको भी हम लोग एलिगेशन के थ्रू बना सकते हैं, क्योंकि पहले का दिया हुआ एवरेज दिया हुआ है 54, बाद वाला का एवरेज है 52, और ये आने से क्या हो रहा है कि जो शुरू में एवरेज था समूह के सभी का एवरेज घट जा रहा है 750 ग्राम। तो जो 54 था वो अब कितना हो गया? तो 53.25 ये हो गया। इसको घटा करके एलिगेशन से निकाल सकते हैं। ये 0.7 हो जाएगा 5, और इधर घटने पर 1.25, पॉइंट खत्म। ये कटेगा कितना बार में? तो 25 पच्चे और 25 तिया, तो ये रेशियो हो गया 5:3। तो अभी जो नया बच्चा आया वो 3 बराबर 12, 12 को बच्चा बढ़ा, तो यानी 3 चौक 12, तो यहाँ पर भी 4 पंचे 20। तो शुरुआत में समूह में कितने बच्चे थे? तो 20 बच्चे थे। क्या किए? तो पहले 54 वाला एवरेज था स्कूल में, फिर नया 52 वाला आया, दोनों मिलाने का एवरेज घटा, तो कितना घटा? 750 ग्राम। तो हम लोग 54 में से 750 ग्राम घटा दिए तो आया 53.25। एलिगेशन से निकाले, रेशियो आया 5:3। तो ये जो पुराना वाला अभी जो आया है 52 वाला वो 3 है, तो 3 बराबर कितना बच्चा है? 12, तो 5 बराबर 20, यानी पहले 20 बच्चा था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये तो नीचे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है 2 - 1/7, यहाँ का 9 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 7 दूनी 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 5/7, तो यानी यहाँ पर ये कैलकुलेट करने पर 5/7 हो गया। तो अब यहाँ पर 3 + 5/7 में 7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, 5 नीचे, तो 5 × 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22, यानी कि 22 और बट्टा में हो जाएगा 25, तो ये 22 और 5 ऊपर चल जाएगा। अब तो 5 अगर ऊपर चल जाता है तो क्या हो जाएगा? अब ये पूरा हो गया 22/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा, तो 22 ऊपर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा कितना? 22/5 ना, 5 नीचे आ जाएगा, सॉरी 22 ऊपर कहाँ जाएगा? 22 नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा। अब प्लस हो गया 17 और बट्टा में 22, एलसीएम 22, 17 22, 22/22 हो जाएगा कितना? 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। सबसे पहले इसको कैलकुलेट किए जहाँ पर सर्किल है ये वाला, तो ये मेरा कितना निकला? 5/7। 5 नीचे लिखा है, 7 ऊपर चल गया, यानी 3 + 7/5। अब आया 22/5, 22 नीचे लिखा है, 5 ऊपर चल जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिए तो ये किसका आंसर हो जाएगा? आज जितना भी क्वेश्चन था ज़्यादातर उसमें एलिगेशन का यूज़ हो रहा था। तो एलिगेशन एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी मैथ को बहुत आसान बनाता है। तो एलिगेशन कब यूज़ होता है ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें और देखिए कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ को मिला करके बताया जा रहा हो वहीं पर हम लोग एलिगेशन का यूज़ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।